नमस्कार। आज फिर से हम आपके साथ थोड़ी चर्चा करेंगे कुछ दिन पहले हुए एक मुद्दे पे। आप बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या ये हमारे देश में अमृत घोला जा रहा है या जहर। आप बताइए, क्या ये देश की सामरिक और आंतरिक शक्ति को बरकरार रख सकता है या इसे खंड खंड तोड़ने की साजिश की गई है, या इसे सत्ता से जोड़कर देखें हम। आप बताइए, अपनी राय दीजिए। मैं जो कहने वाला हूँ उसे समझिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो में बने रहें। कुछ दिन पहले हुए एक घटना जो कि दिल्ली में हुई। एक लड़की जो कि पेशे से पत्रकार है, उसके सिर्फ नाम पूछने पर उसका नाम पूछा गया, उसने अपना नाम बताया और उसके पे एक भीड़ ने हमला कर दिया। मैं यहाँ पे किसी का नाम और किसी का जाति और ये सब इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे को ये लगे कि मैं इनके पक्ष में या विपक्ष में बात कर रहा हूँ। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन ये मैटर हमारे देश में ही क्यों उठ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। रोज़ ऐसे मैटर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो कि मुझे तो नहीं लगता कि किसी स्तर से ये सही है, और जबकि सरकार ही इन सब की जड़ है। मुख्यतः रूप से और मूलभूत रूप से देखें तो सरकार ही सबका जड़ है। पहले लाते हैं, विरोध होता है, ये ख़त्म करते हैं। जिसके अगेंस्ट लाते हैं वो विरोध करते हैं, ये ख़त्म करते हैं। लेकिन जिनके प्रोटेक्ट में ये लाते हैं वो साथ में बैठने का नाम नहीं लेते। फिर वो तांडव करते हैं। देश की सामरिक और आंतरिक शक्ति को हानि पहुंचती है। समाज में अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ, एक आदमी दूसरे आदमी को घृणित नज़र से देखने लगता है। क्या ये सही है या सरकार द्वारा हमारे समाज का खंडन किया जा रहा है? कि पहले ये नारा देते थे कि हम सब एक हैं, सब हिंदू हैं, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आ गए जातियों पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि देश की राजनीति किस स्तर तक जाएगी और कहाँ तक जाएगी। हम विकास करके अगर खाली हो चुके हैं तो हम इस पे आ जाते हैं। हमारे देश की राजनीति इतनी गिर जाएगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। क्या ये 2027 का ये कोई प्लान सोच रहे थे अपने राजनीतिक करियर के लिए? मुझे तो ऐसा लगता भी है, शायद आपको भी लगता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के लिए साजिश हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है 2027 में जो शायद चुनाव है उसमें मोदी जी पार्टिसिपेट शायद ना करें। क्या ये किसी बड़े व्यक्ति के लिए उनके लिए एक षड्यंत्र है, या ये पार्टी का एक रोल मॉडल है यूपी में जीतने का? कुछ भी हो सकता है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन इन राजनीतिक विशेषज्ञों ने, ये राजनीतिकर्ताओं ने ऐसे ऐसे कानून लाए हैं और ऐसे ऐसे काम किए हैं कि ये अगर चुनाव जीत भी जाए तो भी देश का भला नहीं हो सकता। सोचिए क्यों? क्योंकि अगले 5 साल बाद फिर चुनाव है, फिर ये कुछ करेंगे, फिर ऐसे ही देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। ये जब चुनाव आते हैं तब ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर क्यों? आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है या देश पर या देश की जनता पर? ये कोई कानून लाते हैं, पास करा देते हैं, भारत में पास करा देते हैं, और इस देश का एक एक वर्ग के लोग, कुछ वर्गों के लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। या आप इसलिए सत्ता में आए थे कि पहले हिंदू बनो, उसके बाद जाति में बंटो और फिर अपने में ही संघर्ष करो।
मुझे तो आपकी राजनीति ही अब समझ में नहीं आती। आप विकास करके थक गए हैं, इसीलिए अब आप जाति और वर्गों की राजनीति पे आ गए हैं। लेकिन इनके राजनीति करने की वजह से, ऐसी इतनी गिरी हुई राजनीति करने की वजह से आम जनता भुगत रही है। आप तो भाई सिक्योरिटी में चल रहे हैं, सेना के सुरक्षा में चल रहे हैं, लेकिन आम जनता कहाँ चल रही है। पुलिस आपकी बाद में आती है, कांड पहले हो जाता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा महाशय। तो आप तो अपने कुर्सी पे बैठ के चाय पीते हुए ये कह देंगे विपक्षों के साथ कि ये सब इतने बड़े देश में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे बांग्लादेश में हुई, कह रहे थे कि हम सब हिंदू हैं और वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा ना सकें, ये भारत के हिंदुओं को क्या बचाएंगे। ऐसे ही छोटे मोटे ये रोज़ कानून बनाने की तैयारी में रहते हैं कि लाएं और हमारी गद्दी हमको बची रहे हमारे पास। मैं कह रहा हूँ, मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, अभी तो मैं सारे पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि मेरे देश में एक ऐसी पार्टी का उदय होना अति आवश्यक है जो सिर्फ विकास कार्यों के बारे में ही सोचे। और मेरा ये अनुरोध है इस जनता से, इस देश की जनता से, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो और चाहे वो किसी भी जाति का हो और चाहे वो किसी धर्म का हो या चाहे वो किसी लिंग का हो, मेरा अनुरोध है कि आप अपने नेताओं से ये सवाल कीजिए अपने आपस में लड़ने से पहले कि आपने समाज के लिए क्या किया है। आपका मैटर चौकी पे फरिया लेने से वो नेता आपके नहीं हो गए। अगर वो वहाँ नहीं आएंगे तो उनकी रोटी और सत्ता नहीं चलेगी, उनका घर नहीं चलेगा। इस बात को थोड़ा गहन करिए और विचार करिए कि आखिर ऐसा क्यों हम ही वोट देते हैं और हमें उन्हीं की शरण में वापस जाना पड़ता है अपने गुहार के लिए। क्यों? जिस दिन तुम ये जान जाओगे उस दिन तुम ये सवाल पूछने लगोगे। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुम किसी न किसी पार्टी का झंडा उठाए हुए उनके जयकार लगा रहे हो, तुम्हें पैरवी मिल जा रही है, तुम्हें थाने पे 4 लोग जान रहे हैं। क्या इसी से बस तुम्हारा भविष्य तय है? अगर नहीं तय है तो सवाल करो, और तय है तो अच्छी बात है, बढ़ते रहो, क्या करना है। लेकिन याद रखो, फिर 1 साल 2 साल बाद तुम्हारे घर की परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि तुम विवश होकर उनका साथ छोड़ दोगे और उस दिन तुमको ये समझ आएगा कि मैं जिसके साथ था शायद वो मेरा कुछ नहीं। उसके बाद से जिस दिन तुमने उनका साथ छोड़ा उसके बाद से वो आपको भूल जाएंगे कि आप कौन थे, क्योंकि आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ नहीं हैं। जब तक आप थे आप उनका काम करते थे, जब तक आप नहीं हैं तो आपके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आएगा, वो उनका आपके द्वारा किया गया कार्य वो करेगा। आप सिर्फ एक मोहरा है। मैं किसी यहाँ एक राजनीतिक पार्टी दल की बात नहीं कर रहा। मेरे को लगता है और मुझे लगता है कि हमारे देश में एक ऐसी पार्टी का उदय होना ही चाहिए जो कि पूरी तरह देश के विकास कार्यों पे ही ध्यान लगाए। ऐसा नहीं कि अगर हम विकास कर लिए तो हम लगे राजनीति करने, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, धर्म के नाम पर। हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। क्यों ये देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है, इनको बहुत कुछ मिलता है। और हमारे जैसे आप लोग बस सिर्फ लड़ना जानते हैं कि सरकार ने लाया, अच्छा हमारे दबाव में आके हटा दिया, हम खुश हो जा रहे हैं। नहीं, ये इनकी चाल है, ये चाल समझिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये जानते नहीं थे वहाँ पे इतने बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हैं, हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ बैठे हुए हैं? क्या वो ये बात नहीं जानते थे कि अगर ये कानून पास हुआ तो देश में क्या हो सकता है, किस वर्ग के लोग रोड पे उतर सकते हैं, क्या हो सकता है और क्या होगा जब इस कानून को वापस लिया जाएगा? किसान बिल लगाया था उन्होंने, उतनी जल्दी तो वापस नहीं लिया। जब पंजाब के किसानों ने पूरी तरह अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन किया तब जाके इन्होंने कानून वापस लिया।
और ये कानून कुछ ही दिन में, ये सिर्फ एक चाल है। इस बात को समझिए, ये चाल क्यों है, कहाँ है, क्या हमें भटकाने के लिए की गई है ये चाल? क्या स्टीफन फाइल्स से हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है ये सब? क्या और कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला सरकार को जो ये लेके आई? क्या हो सकता है? आप सोचिए, आप पूछिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके किसी नेता का जबान इस पर खुलेगा नहीं, क्योंकि ये एक चाल है। ये अंदर से की गई एक ऐसी राजनीतिक चाल है जिसको कि आज देश का बच्चा नहीं जान पाएगा, और मेरे हिसाब से कभी नहीं जान पाएगा। अब जानने की कोशिश करिए, आप उस नेता के काबिल ही नहीं रह जाएंगे। आप उस नेता के किसी काम के नहीं रह जाएंगे जिस दिन आप ये जानने की कोशिश करेंगे। सोचिए, मंथन करिए, क्या हमारा सिर्फ इतना ही औकात रह गया है कि सिर्फ हम जो सरकार के द्वारा किए गए कार्य पे हम सिर्फ वाद विवाद करें? क्या सरकार इतना मतलब खाली है कि सिर्फ ये सोच रही है कि किस वर्ग को कितना दिया जाए, किस वर्ग को कितना दिया जाए, लेकिन सरकार इस पे नहीं सोच रही है कि कितने लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोग बिना खाए सोते हैं भारत में, कितने लोगों के पास साफ पानी नहीं है पीने को। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई, सरकार का इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। रोज़ पेड़ कट रहे हैं, कितने लोगों का इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार का भी इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये पीढ़ी आज यहीं पे समाप्ति हो जाएगी, जैसे आजकल हालात बन रहे हैं। आने वाली है गर्मी, इस बार की धूप अगर सहन हो जाए तो ज़रूर बताइएगा। विकास के नाम पे इतने पेड़ों को काटा गया है, मुझे नहीं पता कि वो कौन से पेड़ कहाँ लगाए जाएंगे जो कटे हैं। क्रिकेट में जब बॉल फेंकी जाती है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक डॉट बॉल पे 5 पेड़। वो 5 पेड़ मुझे तो नहीं पता कि कहाँ लगे रहे हैं। अभी तक तो मैंने देखा नहीं। कुछ दिन पहले हमारे वेस्ट इंडिया में पेड़ कट रहे थे, जंगलों को उजाड़ा जा रहा था सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के नाम पे। किसी बिजनेसमैन के कहने पे वहाँ की सरकार ऐसा काम कर रही थी। क्या वो जायज़ था? आपका घर छीना जाए वो जायज़ है? आज दाल मंडी का हाल देखिए, दाल मंडी का हाल देखिए। आज वहाँ पे जिनके घर छीने जा रहे हैं, आज उनको वो समझ में आया होगा जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। आज छीना जा रहा है। चलिए मान लेते हैं वो विकास का कर रहे हैं। आप हर एक चीज़ को विकास का नाम दे देते हैं और जनता चुप हो जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों करती है ये जनता? क्या जनता वाकई में चूतिया है? बोलने वालों को तो आप जेल में डाल देंगे। सही सरकार है। आप संविधान की पूजा करते हैं और खुद संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है? जब देश अंधा हो जाए तब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मेरे कहने और ना कहने से शायद मात्र ही किसी को फ़र्क पड़ता हो, लेकिन हाँ, मुझे खुद फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं आँख बंद करके नहीं देखता। मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं। अगर मुझे सोचना है तो मैं सोचूंगा कि इस देश में वो कौन सी जनता है जो पीड़ित है, वो कौन सी जनता है जो बिना खाए सोई, वो कौन सी जनता है जिसको साफ पानी नहीं मिला, वो कौन सी जनता है जिसे के घर पे और जिसके सर पे छत नहीं है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये नियम कानून लगा देते हैं, इनको यहाँ से प्रोटेक्ट मिल जाएगा, इनको यहाँ से प्रोटेक्ट मिल जाएगा, और बाद में उस कानून को वापस लेते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है, और लाते हैं तो भी झगड़ा शुरू होता है। ऐसा कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या आप अपनी विचारधारा को खो चुके हैं? पहली बात तो इनकी पार्टी में ऐसे महान नेता हैं कि ये गायों की में भी फ़र्क करते हैं, ये जानवरों में फ़र्क करते हैं, इंसानों की बात छोड़िए। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इनके यहाँ एक कितने बुद्धिमान नेता हैं, वो जो कहते हैं कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक गाय है जिसको मिथुन कहते हैं, और यहाँ पे मैदानी भाग उत्तर भारत में पाई जाने वाली एक गाय है जिसको कहा जाता है कि वो ये जो गाय है वो देसी गाय है। तो वो कहते हैं कि वो मिथुन है, वो गाय नहीं है, उसको खाया जा सकता है, और यहाँ की गाय को नहीं खाया जा सकता।
अबे चूतिए, तुम्हें तब एहसास होगा जब बीतेगी। जानवर जानवर नहीं होते, आजकल इंसान से बड़ा जानवर ही नहीं है। हम भी जानवर ही हैं, बस बात यह कि हमारे में तर्क करने की शक्ति है, इसलिए हम इंसान कहलाएं। हमें वो शक्ति है कि हम भगवान भी बन सकते हैं। ऐसे बहुत से महान ऋषि हैं और तपस्वी हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हमारे जैसे चूतिए, हम सब जानते हुए भी बैठे हुए हैं। मैं तो सलाम करता हूँ उन लोगों को जो ईरान में मारे गए प्रोटेस्ट के दौरान। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आज तक सरकार कैसे गिराई जाती है, हिलाई जाती है, लेकिन उन्होंने ये दोनों करके दिखाया। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। वैसे बांग्लादेश का मैं कोई पक्ष नहीं लेना चाहता, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है या जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है हिंदुओं के साथ। ये यहाँ के हिंदुओं को नहीं बचा सके, वहाँ के हिंदुओं को नहीं बचा सके, यहाँ के हिंदुओं की बात करते हैं। जागिए इस चीज़ से, कोई आपका नहीं, ना ये सरकार और ना आपका समाज। ये समाज इतना घृणित है, इतना घृणित है। इस समाज के ऊपर जो आते हैं, जिनको कि कहा जाता है कि समाज में इनका बहुत ही अच्छा स्थान है, यही समाज को गंदा करते हैं। चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति या किसी लिंग से आते हों, यही समाज को गंदा करते हैं। क्या नेता होना इस बात का सूचक है कि वो जब 4 व्हीलर्स में चलेंगे तभी नेता कहलाएंगे? ऐसे नहीं नेता कहला सकते हैं। पार्टी फंड्स के नाम पे इतने ये पैसा लूटते हैं, हमसे हमारा पैसा लूट के हम ही को दे के हमारा वोट खरीदते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आपने वोट नहीं दिया था, मैंने पैसा दिया था तो आपने वोट दिया था। इनकी इतनी गंदी राजनीति है। इनका ना कोई सांसद बोला, ना कोई एमएलए, ना एमपी, किसी की आवाज़ तक नहीं उठी, और उठी भी तो बहुत कम लोगों की। लेकिन मैं इसको भी साजिश मानता हूँ, एक पक्ष को अपने तरफ करने की, और एक ये दूसरे पक्ष को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर इस देश का होगा क्या इस देश में बस यही रह गया कि एक वर्ग, पार्टी एक रहेगी, एक वर्ग इस पार्टी इधर रहेगा, एक पार्टी इधर रहेगा। अगर दम है तो निष्पक्ष चुनाव लड़के दिखाइए भाई, बिना किसी पार्टी का झंडा लिए। मुझे लगता है कि आज इस देश को चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश इतना गर्त में जा रहा है कि देखा नहीं जा सकता। जो बुद्धिमान होंगे वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब राजनेताओं को चुनाव के समय घूमना या वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे नहीं जाना होगा, क्योंकि इन्होंने, राजनेताओं ने ऐसा षड्यंत्र खेला है भारत की जनता के साथ कि ये विरोध करें तो इनके पक्ष में वोट गिरेगा, ना करें तो भी इनके पक्ष में वोट गिरेगा, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में जनता के सामने लगता है कि 2 पार्टियां हो गई हैं, इनकी इनसे नहीं बनती, इनकी इनसे नहीं बनती। लेकिन बात जब सत्ता की होती है तो चोर चोर मौसेरे भाई भी होते हैं। मतलब एक चोर दूसरे चोर का मौसेरा भाई बन जाता है। तो इस स्थिति में जो विरोध करेंगे वो, और जो नेता इस चीज़ का विरोध करेंगे वो इनको वोट देंगे, जो इनके समर्थन में रहेंगे वो इनको वोट देंगे। तो दोनों स्थितियों में वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राजनेताओं को।
जहाँ तक मुझे लगता है। और मेरी मानो तो कोई भी सरकार वोट के लायक है ही नहीं भारत में। भारत में चाहिए एक नई क्रांति, एक नई पार्टी का उदय। क्या ये संभव हो पाएगा? और उस पार्टी में इतने साफ छवि के नेता हों, प्रधान हों, हमारे देश का नेतृत्व कर सकें। ये चोर चाटुकारिता वाले नहीं चाहिए। इनसे देश परेशान हो गया है। मुझे तो लगता है कि माँ भारती खुद परेशान हो गई होंगी। लेकिन ये बात इस देश के बुद्धिजीवियों को शायद ही समझ आए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे भी बड़े। ये ऐसा कानून लाते हैं जिससे देश का माहौल ख़राब होता है। ख़राब हुआ भी, हमको आपको लगता है कि नहीं हुआ, लेकिन ख़राब हुआ है। क्या ये, मुझे तो लगता है कि ये एक साजिश है। आपको क्या लगता है? आप सोचिएगा। का स्टीफन फाइल्स के आने से पहले ये कानून का पास होना और उसके बाद तुरंत यूजीसी का पीएम मोदी जी ने कॉलेजों से उसको रजिस्टर ही ख़त्म कर दिया, उसकी रजिस्ट्री ही ख़त्म कर दी कि वो नहीं रहेंगे। क्या ये साजिश थी या महज सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश? क्या ये बात जनता कभी जान पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। जनता सिर्फ इसलिए रास्ते पे निकली है, जनता इस मोदी जी से या हमारे प्रधानमंत्री जी से या हमारे राजनेताओं से ये सवाल नहीं कर रही है। वो सिर्फ इसलिए रास्ते पे आई है कि यूजीसी क्यों लाया गया, इसके लिए। अच्छा, हट भी गया। दूसरा वर्ग, एक पहला वर्ग खुश हो जाता है, दूसरा वर्ग नाराज़ हो जाता है और वो इस मुद्दे पे फोकस करता है कि यूजीसी को क्यों हटाया गया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि दो वर्गों को लड़ाकर ST SC OBC जनरल ये क्या साबित करना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हमारे देश का हाल तो बहुत ही बुरा है। जिस प्रकार राजनेता की गलती होते हुए भी प्रशासन और सरकार द्वारा उसका दूसरे तरीके से निपटारा किया जाता है, क्या हमारे देश में ऐसा आम जनता के लिए भी हो सकता है या आम नागरिकों के लिए? क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लीडरशिप है वो क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं और लोन ना चुकाने के कारण बैंक और सरकार द्वारा उनका लोन माफ़ कर दिया जाता है। वो भी छोटे मोटे लोन नहीं होते, हज़ारों करोड़ों अरबों में होते हैं वो। तो क्या ऐसा मौका किसी आम नागरिक के पास या आम नागरिक को दिया जाएगा कि चलो भैया कोई दिक्कत नहीं? और आम नागरिकों के लिए ये है कि अगर आपने लोन नहीं भरा और उससे मत लीजिए कि आप जाके कोर्ट में उसको सरेंडर करवाते हैं या नोटिस आती है, तो उसके बाद होता है कि इस व्यक्ति को कभी लोन नहीं मिलेगा जीवन में। लेकिन यहाँ पे स्थिति अलग हो जाती है। राजनेताओं को और जितने हमारे बिल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको ये लोन माफ़ भी करते हैं उनका, और उसके अलावा ये उनको लोन प्रोवाइड भी कराते हैं। और ये भी बताते हैं कि हमारे देश में इतने लोगों के लिए बजट पास हुआ है, इतने लोन बांटे जाएंगे। उसमें से कितने अधिकारी घूस खा जाते हैं उसके बारे में ये नहीं बात कर पाते। और हकीकत है, जितने लोगों ने लोन लिया होगा वो खुद और स्वयं जानते होंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गलत इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ का तो ऐसा ही सिस्टम है कि आप हमें 11% दे देना, हम आपका लोन पास करा देंगे। कागज़ ना सही होते हुए भी ये लोन दे देते हैं और बाद में उसके अगर वो ना जमा कर पाया, एक दो किस्त बाउंस होती है, तो ये सीधे हावी होते हैं उसके पे कि आपने लोन लिया, जबकि इन्होंने वो लोन पास कराने के लिए पैसा लिया था। ये बात समझिएगा।
लेकिन उसके पास भाई एविडेंस नहीं है, तो ये उसके गिरेबान पे हाथ तक डाल देते हैं कि दो नहीं तो भाई ये तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। ये अपना ज़मीर बेच चुके होते हैं। आजकल सरकारी नौकरी करना मतलब ज़मीर बेचना हो गया है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे सिस्टम करवाएगा। सही आदमी भी गलत रास्ते पे चला जाएगा। ये तो अच्छा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है भारत के लिए। लेकिन एक बात है कि भारत में रहने वालों ये सुन लो कि तुमको कोई बाहर से आकर पहले ही नहीं मरा है। भारत के देशवासियों, ये बात सुनो मेरी गौर से कि तुम्हारा शोषण भारत में आने वाले जो भी थे, जो भी रहे होंगे, उन्होंने आते ही शोषण नहीं शुरू किया। वहाँ वो आए यहाँ पे शरण ली, उनको शरण दिया गया यहाँ के लोगों के द्वारा, और यहाँ के लोगों के द्वारा ही वो शोषण कर पाए। तो कथित तौर पे भारत को ऐसी हालत में ले जाने वाले या धकेलने वाले यहाँ के कुछ लोगों मतलब कि ये समझ लीजिए कि लोगों का ही हाथ था। क्योंकि हम बाहर से आए, हमको क्या पता, अगर आप हमें स्थान दीजिएगा तब तो हम कुछ कर पाएंगे, और अगर हम कर रहे हैं, अगर आप उसी समय मेरा विरोध करेंगे या कुछ करेंगे तो मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन मैंने वो विरोध नहीं किए तो मैं समझ जाऊंगा कि अभी इससे आगे भी मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही विरोध हुआ है और हमारा शोषण ऐसे ही हुआ है यहाँ के लोगों के द्वारा। सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों के द्वारा हमारा शोषण हुआ है। और आज के डेट में अंग्रेज़ों से ज़्यादा आज के राजनेता, बिल्डर्स, बिजनेसमैन ये हमारा शोषण कर रहे हैं। बैंक मतलब मिलकर सब आम जनता से शोषण कर रहे हैं, क्योंकि सबको पैसे की भूख है, सबको पैसा चाहिए। अब सबको पैसा चाहिए, इनका फंडा ही यही है कि आज एक सरकारी नौकरी वालों से पूछ दिया जाए, एक सरकारी गवर्नमेंटेड टीचर से एक बात पूछ दी जाए कि क्या आप इस नौकरी से खुश हैं, आपका घर परिवार चल पा रहा है, तो उसका साफ जवाब होता है कि भैया सरकारी नौकरी में घर कहाँ चल पावाना, इतना खर्चा खुद है बा। तो बात बताइए आप कर ही क्यों रहे हैं? और ऊपर से इनको चाहिए रिश्वत। ये हर जगह का फंडा। नहीं तो अगर रिश्वत, देखिए इस बात पे हो सकता है कि कुछ लोग भी बात करें, लेकिन एक बात बताइए कि अगर हमारा भारत देश इतना ही साफ, सुरक्षित और ईमानदार होता तो हमारे देश में करप्शन ब्यूरो, ईडी ये सब संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं तो पहले इन सबको हटा दीजिए, उसके बाद करिए ईमानदारी की बात, हम भी करेंगे। क्योंकि आप ईमानदार हैं नहीं, और सिस्टम द्वारा बनाया गया चीज़ वो इस बात समझता है सिस्टम कि कौन कितना ईमानदार है। मैं रोज़ यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, कभी कोई अधिकारी पकड़ा रहा है, कभी कोई अधिकारी पकड़ा रहा है, लेकिन पकड़ा ज़रूर रहे हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पद पर, लेकिन इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ना देने का बात भी है, भाई क्यों ध्यान दे, वो उन्होंने हमारा कर्जा थोड़ी खाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा एक जनता से सवाल है, इस देश के नागरिक से, कि तुम दूसरों को अपना भाग्य विधाता क्यों बनने देते हो? तुम्हारे भाग्य का विधाता दूसरा क्यों बन जाता है और कैसे बन जाता है? क्या तुमने कभी इस पे सोचा कि तुम क्यों नहीं बन पाते हो अपने भाग्य की विधाता? क्योंकि तुम्हारे अंदर चुनाव करने की क्षमता नहीं है, तुम्हें सोचने की क्षमता नहीं है। तुम घर परिवार, बाल बच्चों, राजनीति, छोटे स्तर की लड़ाई झगड़े, कमाना, घर चलाना, अगर इससे फुर्सत मिले तो ही तुम कुछ सोच पाओगे।
कि तुम दूसरों को अपना भाग्य विधाता कैसे बनने देते हो। और सोचो कि अगर जिस दिन तुम अपने भाग्य के खुद विधाता बन गए तो सोचो तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें प्रकृति एक मौका देती है, तुम्हें तुम्हारा जीवन एक मौका देता है, लेकिन तुम उसको गवा देते हो। लेकिन क्यों? अब तुम ये ठान लो कि मैं अपने भाग्य का विधाता दूसरे को नहीं बनने दूंगा, तो देखना उसी पल तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बदलाव आ जाएगा। सबसे पहला बदलाव आएगा कि तुम उस समाज से उखाड़ फेंक दिए जाओगे, क्योंकि ये समाज एक कुत्ते का ये नहीं समाज हो पाता है। एक कुत्ते को पालने के लिए ये समाज खड़ा नहीं हो पाता है। ये समाज तुम्हारे लिए क्या खड़ा होगा। गली में 4 कुत्ते होते हैं, उस गली में कम से कम 15 से 16 घर होते हैं। वो 15 से 16 घर 4 कुत्ते नहीं पाल सकता, संभाल सकता। आज की मौजूदा स्थिति ये है, और हम इनसे ये रखते हैं संवेदना की, और उसको क्या कहते हैं कि हम इनसे रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, इस देश के लिए कुछ। ये कुछ नहीं करेंगे। जो करना है आपको करना है। ये सिर्फ अपनी हाई फाई प्रोफाइल सोसाइटी बनाने के चक्कर में सब कुछ अपना ही करेंगे, आपका कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले एक घटना हुआ था कि एक लड़के ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी थी। उसके बचाव में बहुत लोग उतर गए। मुझे पता चला कि उस लड़के का जो पिता है वो थोड़ा बिजनेसमैन, पैसा वाला है, कि ऑटो वाले ने टक्कर मारी, इन्होंने नहीं मारी, इन्होंने गाड़ी खड़ी की थी। और जबकि सीसीटीवी फुटेज शायद देखा गया है, तो सोचिए कि आज के समाज में क्या स्थिति रह गई है मिडिल वर्ग की और बिना पैसों वाले की। कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। आपका सिर्फ शोषण हो रहा है और कुछ नहीं। कभी आते हैं दूसरे चर्चों पर। कभी आपने देखा है किसी राजनेताओं के पीछे, जो छोटे राजनेता होते हैं, छोटे स्तर के, जो अभी मतलब कि समझिए कि समाज में उभरते हुए, उनके पीछे देखेंगे आप कि आजकल के नौजवान जो इस भारत का भविष्य है, वो घूमते रहते हैं। आज भैया के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज भैया के साथ ये, भैया के साथ वो, क्योंकि वो उस समय कॉलेज लाइफ में होते हैं, स्कूल लाइफ में होते हैं, इसलिए उनको उतना ज़्यादा चिंता नहीं होती है। लेकिन जिस दिन ये भैया कहीं बड़े स्तर की राजनीति में चले जाते हैं, उसी दिन यही भाई, इनके बड़े भैया, छोटे भैया, ये भैया लोग जो इनके साथ घूम रहे लड़के होते हैं, इनको भूल जाते हैं और इन्हें मिलने के लिए भी परमिशन लगती है। जो कभी इनके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवाते थे, और नेताजी के पास इनसे भी मिलने का समय नहीं होता, जिन्होंने उन्हें उस स्तर पे पहुंचाया। कभी आप अपने नेताजी से कहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कभी कोई कह दे कि नहीं नेताजी मैं नहीं आ पाऊँगा, या भैया मैं नहीं आ पाऊँगा, देखिए, या मुझे प्रॉब्लम है, तो देखिएगा वो नेताजी उस प्रॉब्लम का निवारण करने नहीं आएंगे। कहेंगे ठीक है भाई, जो भी है देख लो, मैं तो निकल रहा हूँ। कभी कोई नेता आपके मजबूरी में आपका साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी आज के युवा थोड़ा नाम के लिए, शोहरत के लिए इनके पीछे घूमते रहते हैं। ये तो अलग तार्किक विषय है, इनको समझ आना चाहिए मेरे कहने से क्या होता है। मेरे ना कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और बाद में यही लड़के अपने परिवार के लिए धक्के खाते नज़र आते हैं कहीं न कहीं। लेकिन मैं आज कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे बात करने आया हूँ, शायद आपको पसंद आए। हमारे देश में 5 साल पे चुनाव होते हैं। प्रधानी से लेके
प्रधानमंत्री तक का चुनाव होता है हमारे देश में। क्या ये जनता ये डिसाइड कर सकती है, या यहाँ भारत के लोग ये अपने मन में प्रण कर सकते हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में आने वाले निकाय चुनाव में हम वोट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, किसी भी नेता को हो, या हम किसी को जान रहे हो उनको भी नहीं करेंगे। क्या ये प्रण ले सकती है, ये कसम खा सकती है? मैं कह रहा हूँ कि उस दिन से देश की स्थिति सुधर जाएगी। उस दिन से जिस दिन इन राजनेताओं को ये लग गया कि देश की जनता जाग रही है, वो सुधर जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सुधरने को। वो कभी लड़वाने के बारे में नहीं सोचेंगे एक दूसरे को जनता से। लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। इसका दूसरे राजनीतिक दल फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि भैंस के आगे मीम में जाओ, भैंस करे पौराए, वही हाल है। तो मैं समझाऊंगा, या चाहे कोई भी समझा ले, अपने आप में भगवान आके इस धरती पर समझा ले भारतवासियों को, इस देश के नागरिकों को, कि देखो इस साल वोट नहीं करना है। लेकिन ये कुछ बुद्धिजीवी होंगे, सोचेंगे कि फलानवा वोट तो नहीं करियन, हम ही कह देंगे कब वोट से जीत जाइए, क्या दिक्कत है। ये यहाँ की सोच है। लेकिन ऐसा अगर संभव हो जाए तो सोचिए क्या होगा। आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि अगर ऐसा हो जाए कि आने वाले निकाय चुनाव में प्रधानी के चुनाव से शुरुआत करते हैं कि गांव का कोई भी व्यक्ति जाके वोट ही ना दे किसी को, चाहे वो कितना ही खास हो, चाहे वो कुछ भी हो, वोट ही मत दो उसे। ना बीडीसी में दो, ना प्रधानी में दो, हालांकि दोनों एक साथ ही होते हैं। वोट दो ही मत, आप समझ जाओगे। और जब आप वोट नहीं दोगे, प्रधान नहीं चुने जाएंगे, तो बीडीसी भी नहीं चुने जाएंगे। और जब बीडीसी नहीं चुने जाएंगे तो जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है वो भी नहीं होगा। विधायक भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आखिर ऐसा क्यों। ये देश, ये राष्ट्र सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों। उस समय क्या आप हमारी नागरिकता ख़त्म करेंगे? आपके पास इतनी हिम्मत है? ये सरकार बना लेते हैं तो ये नागरिकता बांटने लगते हैं हमको, हमारे देश का। आप वहाँ पे बैठे हैं सेवा के लिए, जो बाहर से आया है उसको आप नागरिक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आप इस पर डिसाइड करिए। आप यहाँ के लोगों से ही पूछने लगते हैं कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, पैदा यहीं हुए हैं, बोल भाषा यहीं की रहे हैं, नौकरी यहीं कर रहे हैं, सब कुछ यहीं करना है, तो क्या हम श्रीलंका से आए नहीं? श्रीलंका से तो कोई आया नहीं है तो यहीं के, डीएनए मिला लो भैया। लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि शायद किसी न किसी दिन और कभी न कभी ये काम होगा। मेरे कहे गए शब्द कभी किसी को न किसी के दिल और दिमाग में ज़रूर आएंगे, और आने भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और जिस दिन आ गए और जिस दिन ये पूरा राष्ट्र जाग गया, उस दिन कुर्सी का खेल और राज सत्ताओं का मिटना तय है। सब मिटेंगे बारी बारी, कोई बचेगा नहीं। उस दिन सब सोचने पे, ये राजनेता सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्या हमारा प्रभाव इतना कम हो गया? क्या अब हमारी लोकप्रियता ख़त्म हो गई? आपको नहीं लगता कि हमारे देश में किसी ऐसे पार्टी की ज़रूरत है जो निष्पक्ष हो, जो किसी का पक्ष न ले, जो न्याय संगत न्याय करे? किसी ऐसे की ज़रूरत तो मुझे भी लगती है, लेकिन अभी मुझे तो नहीं लगता कि वर्तमान इसके लिए तैयार है। हो सकता है भविष्य इसके लिए अपना मंच तैयार कर रहा हो। अभी तो मुझे कुछ ऐसी आशाएं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जनता अभी अपने में ही परेशान है। सरकार के द्वारा दिया गया लॉलीपॉप, ये जनता लॉलीपॉप एक दिया गया है,
इधर दो वर्ग के लोग हैं, सोच रहे हैं हम चाट लें, ये सोच रहे हैं हम चाट लें, और चाट असल में सरकार रही है। हम भारत बंद कर देंगे, ये कर देंगे। अबे करो भोसड़ी के, तुम्हारे एक दिन के भारत बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन तुम जागोगे नहीं, वोट देना बंद करो। महज एक बार के चुनाव में वोट मत दो, किसी को वोट मत देने दो। वैसे देने से रोक नहीं सकते हैं, सॉरी, दे सकते हैं, यह उनका मत है। लेकिन अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारी तरह ना हो, हमारी तरह ना हो, तो एक बार किसी को वोट मत दो। देखना कि ये सारे जितने भी राजनीतिक पार्टियों वाले हैं, ये एक कुर्सी पे बैठे नजर आएंगे एक साथ, क्योंकि उस समय तो किसी को परोसा गया खाना नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि आप किसी को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या किसी को फॉलो नहीं करते हैं, किसी का चैनल लाइक नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उसका चैनल उसको पैसा मिलने लगेगा। तो सोचिए कि आप वोट कैसे दे रहे हैं। आपके वोट देने से वो करोड़ों में खेलेगा। आप स्वार्थी बन जाइए उस समय, कहिए कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, मैं वोट दे दूँगा। 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, मैं वोट दे दूँगा। आप स्वार्थी बन जाइए, मत दीजिए वोट, ख़त्म कर दीजिए। बिहार में जो चुनाव हुए उसमें जहाँ पे इनकी सरकारें थीं, वहाँ से ट्रेनों में भर भर के लोग आ रहे थे वहाँ बिहार चुनाव में वोट देने के लिए। जैसे ही बिहार का चुनाव ख़त्म हुआ, उसके बाद सरकार के कोई भी मदद नहीं मिलती है। ये पता नहीं कैसे गए होंगे, यही जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। हाँ, लेकिन गए गधे बकरे की तरह लद के। इनका सिर्फ उनको वहाँ से कंपनियों से छुट्टी भी दिलवाया गया था कि जाइए पहले वोट दे के आइए। बहुत बड़ा ये एक उत्सव है, पर्व है, आप चुनेंगे, आपको चुनने का मौका मिल रहा है, आप किसे चुनेंगे बताइए। ये आए गधे भेड़ों बकरियों की तरह आए, बटन दबाया, चले गए गधों की तरह लद के, सुअरों की तरह। लेकिन जब ये गए वहाँ पे तो बिहार में कुछ अलग ही मंजर था, और है भी। अब घर गिराया जा रहा है विकास के नाम पे। अब घर गिरेगा, अब सब कुछ होगा। आपके दिए गए 1 वोट का सही उपयोग हो रहा है। मैं मौजूदा सरकार की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आने वाली सरकार, या चाहे आप जिसको भी लाना चाहते हो, कभी किसी निष्पक्ष रही ही नहीं कोई भी सरकार। क्या हमें देश में ऐसी सरकारें चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। मुझे एक देश में ऐसी सरकार चाहिए जिसके लिए कानून सामान्य हो। आम नागरिक से लेके एक राष्ट्रपति तक कानून समान होने चाहिए, जो कि मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। हमारे देश के हटू झाटू छोटे व्यापारी जो हैं, बिल्डर्स हैं, इनके लिए कानून अलग हो जाते हैं, गरीबों के लिए अलग हो जाते हैं। तो हम लोग तो बहुत दूर की बात है, राष्ट्रपति और हम। तो क्या आप लोग ऐसे लोगों से शोषित होना पसंद करेंगे या स्वयं जाग जाएंगे? अगर आप शोषित नहीं हुए हैं, अगर आप शोषित हो रहे हैं, तो याद रखिए कि आने वाली पीढ़ी, समझ लीजिए आपके बच्चे, वो भी शोषित होंगे। और जब आपका मस्तिष्क गुलाम बन जाता है, तो आने वाला पीढ़ी स्वयं गुलाम बन जाएगी। वो गुलाम बन जाएगी क्योंकि हम मान चुके हैं कि हम गुलाम हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ साल रुक जाइए, हम लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं रह जाएगा इस देश में। हम बोल भी नहीं पाएंगे, हमें बोलने भी नहीं दिया जाएगा। हम टैक्स कितना देंगे, हम कितना खाएंगे, ये भी सरकार तय करेगी। हम पानी कितना पीना चाहिए, ये भी सरकार तय करेगी। चिंता मत करिए। तो आप समझ लीजिए कि इस देश का क्या हाल होने वाला है। मेरे ख्याल से हम लोग को ये इतिहास उठा के देखना चाहिए कि क्या अमेरिका कितने साल पहले आज़ाद हुआ था, और अमेरिका के बाद देखना चाहिए कि कुछ और देश हैं जो, हाँ, जापान को ले लेते हैं। जापान पे कितने साल पहले परमाणु बम गिराया गया था। इन सब चीज़ों को देख के आकलन करना चाहिए क्या कि हमारे अंदर कमी है
यहाँ हमारे देश में वो पाए नहीं जाते हैं। यहाँ पर परमाणु बम नहीं गिरा तो गिरा देते हैं, देख लेते हैं विकास होता है कि नहीं। या मतलब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ये सवाल मेरा सरकार से है कि परमाणु बम में गिर जाए तब हम विकास करें जापान की तरह। आज हमें सोचना पड़ जा रहा है कि हम क्या करें। आपने 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन कभी आपने प्राइवेट सेक्टर की स्थिति जानने की कोशिश ही नहीं की। प्राइवेट सेक्टरों में वर्क के नाम पे शोषण हो रहा है, एकदम शोषण हो रहा है। कुछ दिन पहले मुद्दा उठा था कि 10 मिनट में जो डिलीवरी है वो हम क्लोज करेंगे, उस दिन हड़ताल रहेगा। उसके पीछे का कारण जानते हैं? जिन्होंने आके ये कहा था कि हम प्रेशर नहीं देते हैं, मैं साफ शब्दों में बताता हूँ कि उसमें क्या होता है कि डिलीवरी में सबसे एक होता है ITR और दूसरा होता है OTD। ITR होता है कि राइडर पिक टू ऑर्डर, मतलब राइडर ने कितने समय में पिक किया है ऑर्डर को, मतलब उठाया है। और दूसरा होता है OTD, ऑर्डर टाइम टू डिलीवर। ऑर्डर टाइम टू डिलीवर का मतलब होता है कि इसको कितनी जल्दी आपने या कितनी देर में आपने उसको डिलीवर किया है। मैं बता रहा हूँ, मैंने काम किया है वहाँ पे, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि ये लोग राइडरों को और जो ये पहुँचाते हैं पार्सल लेके इतना डंडा किए रहते हैं ऊपर के अधिकारी और ऊपर के लोग सीनियर्स कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, OTD मुझे 9 मिनट के अंदर चाहिए, 8 मिनट के अंदर चाहिए, 5 मिनट के अंदर चाहिए। ये इतना प्रेशर किए रहते हैं। और उस स्थिति में राइडर क्या करे भाई? उसे भी तो कमाना है। नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, दिखाई मत देना, ये मत करना, वो मत करना। ये OTD के चक्कर में कई राइडरों का जान ले देते हैं। मेरे साथ एक काम कर रहा था एक लड़का, अखिलेश नाम था, शायद उसकी शादी भी हो गई थी। इसी OTD के चक्कर में वो जियो मार्ट में काम कर रहा था, ग्राफ से, यहीं शिवपुर वाले में, सेंट्रल जेल रोड पे काम कर रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो कंपनी सामने आई ही नहीं उसके लिए। और जबकि वो ऑर्डर डिलीवर करने गया था, ऑर्डर डिलीवर करके आ गया था। हाल ही में मैं अपना बता रहा हूँ, उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था चुंगी पे, शिवपुर, लेकिन वो कंपनी मेरे लिए भी नहीं आई। मेरे पैर में चोट लग गया था, ना ही कोई फंड, ना ही कोई मेडिकल जो आते हैं पैसे, वो कहीं कुछ नहीं मिला। तो हमारा जीवन इनके लिए बस ऐसा ही है। और जो ये सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इन कंपनियां इतना इंश्योरेंस देती हैं, इतना क्लेम होता है वगैरह वगैरह, सब एक ढोल है, कुछ नहीं मिलता कहीं किसी को। हम आम जनता की ज़िंदगी सही कहें तो झाड़ भर है। बुरा लग सकता है, लेकिन आप सुनिए इस बात को। और कंपनियां शोषण करती हैं प्राइवेट सेक्टर में वर्करों के साथ। आपको ये बात अच्छी ना लगे, मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ करती हैं। तो सरकार जी थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। निर्मला सीतारमण जी से भी कहना चाहेंगे कि ध्यान दीजिए। हमारे वॉलेट में पैसा आता था, वो पैसा 1-2 ऑर्डर का पैसा काट लिया जाता था। क्यों काट लिया जाता था? कि भैया बोलते थे वो कि GST हम पे कर रहे हैं, आप GST पे कर रहे हैं। हफ्ते पे तो हमारा 60 रुपया 59 रुपया कट ही रहा था, और जब ये वॉलेट में पैसा आता था तो वो भी हफ्ते में कई बार कट जाता था। मैंने वो नौकरी ही छोड़ दी। आप सोचिए क्यों छोड़ दी? क्योंकि वहाँ पे शोषण हो रहा था। और प्राइवेट सेक्टरों में जितना शोषण होता है उतना कहीं नहीं। और इन प्राइवेट सेक्टरों में को शरण और सर्वेक्षण दोनों सरकार देती है, दोनों सरकार देती है, और ये दोनों लूट मचा के रखते हैं। इनके पास अधिकार होने का मतलब ये तो नहीं कि आम जनता जो या वर्कर आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं आप उनका शोषण कर लें। आज वो अखिलेश किसी काम का नहीं रहा। हमारे HR हैं विवेक यादव, उनका नाम है, आजमगढ़ के रहने वाला है वो साला चुतिया। उसने आज तक
उसके निगरानी में हुआ था ये सब, उसको बताया भी गया था, सब कुछ बताया गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया इसके लिए। मैं गिरा, मेरे लिए भी कुछ नहीं हुआ। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, समाज में प्रचार करवा रहे हैं इतना कि पूछिए मत, लेकिन क्या आप सही में वास्तव में ज़मीनी स्तर पे कुछ कर रहे हैं वर्करों के लिए? और सरकार के से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप प्राइवेट कंपनियों को ऐसे ही निर्देश देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पैसा मिलता रहना चाहिए, चाहे आपके लिए कुछ भी हो जाए? बता रहा हूँ कि हम लोग अगर कोई सामान उठा के लेके जाते हैं और उसको वापस लेके आते कि ये नहीं हो पाएगा, ये नियर अबाउट है या ये फट गया है, तो ये लोग आरोप लगाते थे कि भैया तुम्हारी गलती है, तुम जानो, तुम देख के कैसे लेके कैसे मतलब मिला के क्यों नहीं लेके गए वगैरह वगैरह, इन लोग का चोचला चलता था। उसमें भी हम परेशान। मतलब राइडरों का कोई भी भगवान नहीं, आप ऐसे समझिए। अगर आप अपने सुपीरियर से कहेंगे, या हम लोग कहते थे, तो वो कहते थे कि भाई देखो कानून, भाई नियम है, अब क्या करें, तुम गलती की हो, तुमको मिलाना चाहिए। स्टोर वाले कहते हैं कि भैया देखो जाके तुम उनसे समझो, मैं ये चीज़ वापस रिटर्न करके नहीं देने वाला। मतलब हम लोग का कोई भगवान नहीं था उस समय, और आज भी इसी स्थिति में कोई भगवान है भी नहीं। आज मैं बात इसलिए इस पे कर रहा हूँ क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं, और मैं दिखाना ये चाहता था कि देखिए प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही वर्करों का शोषण होता है। ऐसे कस्टमर चाहे कैसा भी रूडली व्यवहार करे, हम कुछ बोल नहीं सकते, और कस्टमर ने कंप्लेन कर दी तो एक्शन हम पर ही लिया जाता था, चाहे हम कुछ करें या चाहे ना करें। क्यों? उनको हमारी सर्विस पसंद, मतलब ये कस्टमर को इतना मतलब देते हैं ये लोग तवज्जो कि वो ये भूल जाते हैं ये लोग कि वो वर्कर जो हमारे लिए काम कर रहा है इतने दिनों से, वो आखिर ऐसा क्यों कर सकता। ये किसी का स्वभाव पढ़ ही नहीं पाते हैं, ये कंपनी की चाटुकारिता करते हैं। तो उसी प्रकार सरकार को भी हम लोग के बारे में कुछ सोचना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को और बेहतर बनाए। और ये जो शोषणबाजी हो रहा है, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है, लेकिन हम लोग को या प्राइवेट सेक्टर वालों को ऐसा कुछ प्रॉफिट मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। शायद आपको दिखाई दे तो आप इस पे ज़रूर कुछ करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का शोषण हो इस देश में। मैं स्वयं नहीं चाहता, क्योंकि सब अपने घर से बाहर निकला है कमाने के लिए। किसी का हालत उस अखिलेश जैसा ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ देशवासियों से। और मैंने जो कहा बीच में कि चुनाव का एक बार बहिष्कार, एक बार आप उस पर ज़रूर सोचिएगा और मंथन करिएगा आखिर मैंने ऐसे क्यों कहा, और आपके ये करने से क्या फ़र्क पड़ सकता है और क्या फ़र्क आ सकता है। आप इस बारे में ज़रूर विचार करिएगा, मैं गलत नहीं कह रहा। और मेरी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, मुझे पता है, शायद कुछ लोग देखते ही नहीं। मैं लंबी इसलिए बनाता हूँ कि मैं उतना समय नहीं मिल पाता मुझे, मैं बना के एक ही दिन में, उसके बाद 2-4 दिन मैं व्यस्त रहता हूँ। मतलब मुझको समय मिलता है ना मैं बना लेता हूँ, नहीं मिल पाता तो फिर मैं क्या करूँ। तो आप सोचिएगा इन सब मुद्दों पे। और चुनाव वाला अहम मुद्दा है मेरा। अगर आपने एक बार चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो मैं बता रहा हूँ कि इस जनता का, इस देश के हर एक आम नागरिक का जो भी प्रॉब्लम है, मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर सब खत्म, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप खुद के भाग्य विधाता बनिए, दूसरों को भाग्य विधाता अपना मत बनने दीजिए, मैं यही आशा करता हूँ। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप समझदार हैं, आप उन बुद्धिजीवियों की तरह मत बनिए जो आज बने बैठे हैं और चाटुकारिता कर रहे हैं सिर्फ सरकार का। आप स्वयं समझदार बनिए, स्वयं देखिए इन चीज़ों को, नेताओं के चक्कर में पड़ना बंद कर दीजिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों। और जो इस देश में हालात बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और मैं लिख के दे रहा हूँ चुनाव आएंगे तो ये सारे हालात ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे हालात फिर बनेंगे ही नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है
चलिए कभी और बताऊंगा। आज समय का अभाव है मेरे पास, वैसे शायद मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन वो जो कारण मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही सोचने लायक रहेगा वो भी। लेकिन पहले आप इस पे अपना विचार विमर्श करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है देश के आने वाले भविष्य पर या होने वाले विकास पर। और इसमें सबको अपना सहभागी तो बनाना ही पड़ेगा, और सब भागीदार बन सकते हैं, सब भाग लें इसमें कि चुनाव का बहिष्कार। मैं वोट देने ही नहीं जाऊंगा, चाहे कोई आ जाए, चाहे मेरे घर एमपी आ जाए, चाहे एमएलए आ जाए, या चाहे डीएम आ जाए, मैं वोट नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से तो पहले ये चुनाव करवाते हैं। हमारे टैक्स के पैसे दिए हुए पैसे से ये सब कुछ करवाते हैं, उसके बाद चुनाव वोट लेने के बाद हम ही को गरियाते हैं। हवाला के जरिए जो पैसा पाते हैं अपने पास रखते हैं, वो पैसा असल में हम लोग का होता है, जनता का होता है। वो टैक्स चोरी करते हैं और वही पैसा जनता को दे के उनसे वोट लेते हैं और फिर उन्हीं को गरियाते हैं। तो थोड़ा समझदार बनिए बबुआ, और सोचिए कि आपका शोषण ना हो, और कैसे ना हो इस पे मंथन करिए। और अगर आप ये क्षमता रखते हैं कि हाँ मैं कर पाऊँगा, तो चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। देखिए क्या ये आपके राजनेता आपके साथ खड़े रह पाते हैं? छोड़ के भाग जाएंगे। और नहीं भाग पाए, अगर नहीं भागे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, भाग जाएंगे। ये किसी ऐसे के शरण में जाएंगे जो समाज का बुद्धिजीवी होगा सबसे बड़ा। तनी समझावा महाराज, इन्हों के समझावा, ये वाली हालात हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। जय श्री राम, महादेव। शिवरात्रि बीत चुकी, कल ही था शिवरात्रि। चलिए धन्यवाद, जय भवानी।